हाय गाइस, देखिए हम इसमें फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आरएस ग्रुप डी में पूछा जाएगा। फिजिक्स और फिजिक्स में भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये है अपना यांत्रिकी। कौन सा है? यांत्रिकी। ठीक है, तो देखो कार्य का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का भी होता है और है ऊर्जा का भी होता है। कार्य का भी होता है और है ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है? कार्य का भी होता है और है ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, देखिए अब देखो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जैसे जैसे जब छोटी डिस्टेंस के लिए, जो कम से कम दूरी के लिए, उसे हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं और सेंटीमीटर में। तो ऐसे ही जब मान लो हम पृथ्वी की सूरज से दूरी मेजर करनी है, तो उसके लिए हम प्रकाश वर्ष, मतलब ये बड़ी दूरियों के लिए क्या होता है, किसका मात्रक है? ये प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी का मात्रक है। बल की SI इकाई क्या होती है? बल की SI इकाई होती है न्यूटन। बल की SI इकाई क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो सूची इसमें दिया गया है, देखो उच्च वेग, अपन को क्या करना है? मिलान करना है सही। ठीक है जी, इसके ऑप्शन है और ये इसका आंसर दिया गया है। तो देखो उच्च वेग, वेग किसकी इकाई है? देखो वेग मीक की है। तरंग दैर्घ्य किसकी है? एंगस्ट्रॉम की है। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। और दाब की क्या है? पास्कल। दाब की क्या है? पास्कल। ऊर्जा किसमें मेजर की जाती है? देखो जूल में। तो इसको देखो ए का देखो ए का पहला, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, ए का पहला। और जो हमें आता है वो देखा करो जब भी ऑप्शन दिया हो। देखो दाब की हमें पता थी, तो दाब की तीसरा है, सी में तीसरा। देखो सी तीसरा इसमें है। ठीक है, दो ऑप्शन हो रहा है, हमें वो बकाया सब हट गए। देखो ये वाला हट गया और ये वाला हट गया। ठीक है, तो देखो क्या हो गया? दाब और ऊर्जा की पता थी हमें, जूल है। ऊर्जा की क्या थी? जूल। तो देखो डी की चौथी, तो ये वाली, तो हमें ये वाला ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, चीजें क्लियर है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें है देखो सूची में दिए गए कुछ, देखो दूरी की इकाई के बारे में दिया है। देखो ये भौतिक राशियां और ये अपनी इकाई। ठीक है, तो दूरी, देखो दूरी इसमें क्या है? प्रकाश वर्ष। दूरी की क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा मूल। पदार्थ की मात्रा मूल। विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? कूलाम। विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? ऊर्जा किसकी होती है? वॉट की। तो देखो इसमें हमें मान लो ए पता था, तो देखो मान लो ए की पता है, दूरी की पता थी, दूरी की क्या होती है? प्रकाश वर्ष। तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, तो दो ऑप्शन तो गए। अब देखो बी, अब हमें किसकी मात्रा थी? मतलब ऊर्जा की पता थी, ऊर्जा की वॉट होती है, तो डी का चौथा, ए भी मिल रहा हमें। ठीक है, अब देखो इस पे आया, पदार्थ की मात्रा पता थी हमें मूल, तो वी का 1। अब देखो वी का 1, इसमें नहीं दिया 1, तो ये वाला भी रॉन्ग, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, देखिए अब देखो त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा देखो त्वरण की ए त्वरण से इसकी रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेग की रहेगी मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर v2 माइनस v1 अपॉन दर मतलब t। तो इसकी होती है वेग की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, तो t की भी सेकंड होगी, तो ये क्या होगा? मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए आ जाती है मीटर पर। देखो बल की क्या होती है? न्यूटन। F बराबर m ए। कार की क्या होती है? जूल। कार की क्या होती है? जूल। आवेग की क्या होती है? न्यूटन पर सेकंड। तो देखो इसका डी आंसर है, ये का चौथा। ठीक है, जो हमें पता रहता वो देखा करो इस चीज में। देखो तो समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है, तो चंद्रमा है समय का मात्रक है, चंद्रमा समय का मात्रक है, अधिवर्ष समय का मात्रक है, और इनमें से प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चीज क्लियर है बिल्कुल। देखो पार्शिक, तो आ जाओ यहाँ। देखो जैसी प्रकाश वर्ष होती है, ऐसी पार्शिक भी, उससे भी ज्यादा दूरी नापने के लिए क्या किया जाता है? दूरी का मात्रक है पार्शिक। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से आएगा पेपर में। लूसेंट की है बुक, इसी में से आता है, लगभग सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं। देखो इस पे आ जाओ, क्वेश्चन 9th वाले पे देखिए। ठीक है, बोला देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछा उसने, जो सही है उनको रहने दीजिए, जो नहीं है देखो डेसिमल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल राइट है। ठीक है, अशक्ति मतलब हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्र मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर ताप की। देखो लूमेन किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाए लूमेन। तो लूमेन है देखो ज्योति तीव्रता का, नहीं है जो दोनों का नहीं, तो ज्योति फ्लक्स का है ओनली है। ठीक है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है? ज्योति की इकाई क्या है? देखो सीमेंस नहीं है, टेस्ला नहीं है और वेबर नहीं है, इसकी है लक्स। ठीक है, ध्यान रखना। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। ध्यान रखना, दाब किसमें मेजर किया जाता है? पास्कल में। ठीक है, दाब किसकी है? पास्कल। पास्कल की इकाई क्या है? दाब। ध्यान रखना, आर्द्रता नहीं है, वर्षा नहीं है, तापमान नहीं। कैंडेला ज्योति तीव्रता, कैंडेला किसकी है? ज्योति तीव्रता। तो देखो ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव
और ज्योति ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो इसकी क्या है ज्योति तीव्रता। देखो जूल किसकी इकाई है, तो जूल ऊर्जा की, मैंने बोला था ऊर्जा की इकाई भी जूल है और कार्य की भी। ठीक है, मात्रक को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1969 ईस्वी में, 1971 में, 1983 में, 1991, तो 1971 में नापी गई थी। ठीक है, लागू की गई थी। ठीक है, हर्ट्ज, देखो हर्ट्ज किसकी है, ध्वनि की इकाई है। हर्ट्ज किसकी इकाई है, ध्वनि की। देखो 16 क्वेश्चन आ जाओ 16 वाले पे। हर्ट्ज, हर्ट्ज हमेशा किसकी है, देखो तरंगों की आवृत्ति, हम करें ध्वनि, ध्वनि की तो डेसिमल होती है। देखो तरंगदैर्घ्य और तरंगों की स्पष्टता और तरंगों की तीव्रता, तो तरंगों की आवृत्ति के लिए आवृत्ति रहती है उसे हर्ट्ज में मेजर की जाती है, आवृत्ति होती है उसे हर्ट्ज में की जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ओम नहीं, वोल्ट वोल्टेज की होती है, कूलम भी नहीं। ठीक है, देखो कूलम चार्ज की होती है, तो एम्पियर किसकी है, करंट की इकाई है। किसकी है, करंट की, एम्पियर। एम्पियर में नापते ना हम करंट, विद्युत मात्रा किसमें नापते, एम्पियर में। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पेपर में आया है। देखो आरबी 2001 में भी पूछा गया था, डायोप्टर। ध्यान रखना हमेशा, लेंस की इकाई क्या है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। ठीक है, चीजें क्लियर है। देखो डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिमल वातावरण में, ध्वनि में। तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं, पेशाब में शक्कर नहीं, वायु में कण नहीं, तो वातावरण में ध्वनि के लिए। ठीक, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर करंट की, पता है ना, बताया ना, वो वाला क्वेश्चन सेम है। यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो डायन प्रति सेंटीमीटर नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखो क्या रहेगा, अगर जैसे आप जब रिवीजन करोगे तो डायरेक्ट आपको क्या रहेगा, डायरेक्ट आंसर लगे हुए मिलेंगे, ताकि तुरंत रिवीजन हो जाए। नहीं तो फिर आप वो देखोगे उसमें टाइम लगेगा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन है। क्योंकि इनमें से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, सूत्र समान नहीं है, तो देखो बल और दाब का सूत्र नहीं है। इन सबका आवेग का, संवेग का सेम है, कार्य ऊर्जा का है, भार का भी, बल का भी। विमीय सूत्र होते हैं जैसे MLT में मेजर करते हैं, MLT-2, इस टाइप के विमीय सूत्र, इन दोनों का सेम है। देखो एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा या पृथ्वी के बीच, खगोलीय इकाई चंद्रमा या पृथ्वी के बीच की दूरी से नहीं, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की, ध्यान रखना खगोलीय इकाई। ठीक है, 23 क्वेश्चन होगा। देखो 24वां क्वेश्चन देखो, क्विक रिवीजन है। लिखित में से जरूर देखिएगा, आप एग्जाम में जरूर आएगा यहाँ से। निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है, अविमीय राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती, तो विकृति की कोई विमा नहीं होती। ठीक है, श्यानता गुणांक की विमा होगी, विमा मतलब वो MLT वाला, MLT2 -2 -1 जी वाली जो अपने क्या रहता है विमीय सूत्र रहते हैं वो, तो इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। जिसका देखो फॉर्मूला होगा उसका विमीय सूत्र होगा, जैसे F बराबर ma बोला मैंने। ठीक है, F बराबर ma, तो देखो MLT। ठीक है, तो L किसके लिए है, लेंथ के लिए, T समय के लिए, समय की इकाई, और M द्रव्यमान के लिए। तो ठीक है, इस चीज ध्यान रखना। मान अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से अब सदिश और अदिश कौन सी सदिश राशि नहीं है, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि सदिश राशि होती है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, तो वेग देखो ये सदिश राशि है। सदिश मतलब होता है जिसमें दिशा होती है और परिमाण होता है, जिसमें दिशा होती है और जिसमें परिमाण होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे मैंने बोला कि कोई एक कार है जो क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही, तो ये इसका परिमाण है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये परिमाण हो गया। मैंने बोला 20 किलोमीटर पर आवर पूर्व की दिशा जा रही, तो मैंने दिशा भी दे दी, डायरेक्शन भी दे दी, तो ये हो गई अपनी क्या हो गई, उसे क्या बोलते हैं हम, चीजें क्लियर है वेग। तो देखो ये यहाँ क्या है, कौन सी नहीं है, सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, मतलब ये वाला आंसर हो गया। अदिश राशि है तो देखो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि, देखो ये वाली बल आघूर्ण सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि, तो ये ऊर्जा अदिश राशि, कोई दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि क्या होती है, जिनकी दिशा और परिमाण दोनों होती है, तो ये संवेग क्या है इसकी, संवेग क्या है इसकी, सदिश राशि। नहीं, कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि, इसे याद रखना, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि क्या होती है, सदिश होती है, बकाया अदिश, तो ये वाला क्लियर। लेकिन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। देखो जैसे कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, देखो घनत्व, व्युत्पन्न राशियां होती है, देखो व्युत्पन्न परिमाण, घनत्व नहीं, आयतन नहीं, तो इसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, देखो त्वरण ज्ञात करने का सही कौन सा फॉर्मूला है, तो त्वरण ये होता है वेग में परिवर्तन की दर, v - u by t, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, v - u v a = v - u upon t। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि, संवेग और वेग के अनुपात में, संवेग बराबर द्रव्यमान इनटू वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान इनटू वेग। तो देखो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, देखो संवेग यहाँ देख लो,
संवेग बराबर द्रव्यमान अपॉन, नहीं संवेग, देखो किसका संवेग और वेग का वो देना है, तो संवेग क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग, इंटू वेग, और नीचे इसमें वेग आया तो वेग से वेग कट गया तो क्या बचा अपना द्रव्यमान। ठीक है, चीजें क्लियर है, देखो समझो। देखो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि होती है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में ऊर्जा, रेखीय गति और कोणीय गति का किसका होता है? कोणीय गति का होता है। तो एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल क्या होता है? कम हो जाता है। जब वो खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल कम हो जाता है, और आवर्तकाल मतलब जितना आवर्तकाल समझ रहे हैं ना, एक चक्र पूरा करने में जो समय उसे आवर्तकाल कहते हैं, तो कम हो जाएगा। जैसे खड़ी हो जाएगी तो वो क्या होगा? उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, तेज घूर्णन करने, जो घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा इसका? मेज का कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, या उतना ही रहेगा, तो कम हो जाएगा। घूर्णन करती है गोल मेज को अचानक क्या हो जाता है? उसका कोणीय वेग क्या हो जाता है? उसका कम हो जाता है। ठीक है, यदि किसी चलती हुई बस के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा होती है। तो भी क्या करता है? दुगुना कर रहा है, तो 4 गुना हो, नहीं यदि चलते हुए द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, 4 गुना हो जाएगी, मतलब ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान परिवर्तनीय होगा। जब भार स्थिर रहता है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है, जब भार स्थिर होता है द्रव्यमान स्थिर रहता है, जब भार परिवर्तनीय होता है तो द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, तो ध्यान रखना द्रव्यमान सेम रहता है, भार चेंज हो जाता है। द्रव्यमान मतलब m, तो देखो भार क्या होता है? W इक्वल टू एम जी। किसी वस्तु का देखो द्रव्यमान सेम रहेगा, ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार मतलब पूछा जाता है जनरली। और देखो भार, तो W इक्वल टू एम जी, देखो ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण में फर्क पड़ेगा, तो W इक्वल टू एम जी होता है। देखो द्रव्यमान तो सेम रहेगा, मान लो अपना द्रव्यमान है तो कहीं और जाएंगे, मतलब वहां ले जाएंगे तो वहां क्या हो जाए? द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि जी के मान में परिवर्तन होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन का गति के विषय प्रथम नियम बताया जाता है। यदि कोई वस्तु भ्रामवस्था में तो भ्रामवस्था, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है, बल के प्रवाह स्वतंत्र होता है, शून्य, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उनका देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। तो देखो न्यूटन के प्रतिक्रिया तीसरे नियम क्या बोलता है? प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होने चाहिए? प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगी ही होनी चाहिए, मतलब हमेशा दूसरी वस्तुओं पर होने चाहिए अलग अलग। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, बल किसका? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जल में तैरता हुआ न्यूटन की गति के नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम के अनुसार, क्योंकि जैसा हम आगे फोर्स लगाएंगे उतना ही पीछे फोर्स लगेगा। कोई पिंड तब तक भ्रामवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का क्या होता है? ये न्यूटन का नियम है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन की गति के पहले नियम से, न्यूटन गति के पहले नियम से। ठीक है, किसी पिंड के उस गुणधर्म क्या, देखो किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में ब्राह्म एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व। गतिहीनता नहीं, कुल भार नहीं, तो अक्रियता नहीं, तो सिर्फ जड़त्व। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में ब्राह्म एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो वो क्या है? अपना जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। देखो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी, देखो गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित
बल से, ठीक है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल लगाया जाता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। तो इसके द्वारा समझाया गया न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम या पहला जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत प्रकार करता है? न्यूटन के तृतीय नियम के प्रतिक्रिया का विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। न्यूटन के पहले नियम क्या बोलता है? जड़त्व का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन प्रथम नियम जड़त्व का नियम। और देखो ये वाला न्यूटन का पहला नियम कौन सा? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो वह आगे की ओर झुक जाती है, तो न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। रॉकेट के सिद्धांत अश्व यदि एकाकी चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होती है। तो क्या होता है? विश्राम जड़त्व होता है, विश्राम जड़त्व, ठीक है। ये न्यूटन के नियम है तो उस पर बेस्ड है। तो क्या होता है अपना? विश्राम जड़त्व होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें कौन सा है ये वाला, देखिए क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना पड़ता है? तो क्यों पीछे उड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल तुरंत स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल। तो देखो क्या होता है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ठीक है। समझ में आ रही? देखो चीजें क्लियर हो रही। देखिए बल गुणनफल है, देखो बल क्या है? बल क्या है? गुणनफल है। तो बल क्या है? देखो F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो बल बराबर है द्रव्यमान इंटू त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। चीजें क्लियर है बिल्कुल, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार घट जाता है, भार घट जाता है, भार क्या होता है? घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्या हो जाता है? भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार क्या होता है? घट जाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका क्या होता है? भार घट जाता है। भार बराबर क्या होता है? W इक्वल टू एम जी। भार होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है, ठीक है। उसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान भूमध्य रेखा से, देखो भूमध्य रेखा ए है, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये इसकी भूमध्य रेखा है, इसकी पृथ्वी की क्या है? भूमध्य रेखा। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब यहां से ऐसे आएंगे तो घटता है। ध्यान रखना, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, क्योंकि जी का मान क्या होता है? जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए ध्रुवों पर अधिकतम व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में त्वरण क्या होता है? चंद्रमा पर कम होता है। क्या होता है? त्वरण क्या होता है? ए का मान क्या होता है? चंद्रमा पर कम होता है। देखो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, इसका यही है, ठीक है आंसर। देखो देखो 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, 20 किलोग्राम के वजन को 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? शून्य जूल, ठीक है। शून्य होगा। 20 किलोग्राम वजन की जमीन, 20 किलोग्राम की क्या है? 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है, शून्य। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो किया गया कार्य क्या होता है? कोई कार्य नहीं होता। जब तक कोई वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो उस पर कोई किया गया कोई कार्य नहीं। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। उसके द्वारा कितना बल लगाया और वस्तु कितनी विस्थापित हुई। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु नहीं, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो देखिए
जो देखो जो पूछे गए हैं उनको ज्यादा ध्यान रखना। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसकी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहां से जाती है, आधार से जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि पानी की पाइप क्यों, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी का घनत्व कम नहीं होता है, देखो जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, उसकी कठोरता पाइप से नहीं, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद क्या होता है, फैलता है पानी, क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या कहते हैं, पानी का कितना घेराव। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन, देखो जमने पर जल का आयतन घट जाता है लेकिन टूटेगी क्यों, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम क्या करते हैं, बोतल में पानी रखते हैं और उसे कस देते हैं, कस के इतना भर देते हैं बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है, पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, फैलता है पानी। ठीक है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया जाता है तो क्या होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए जल के आयतन में, तो जल के लिए स्पेशल कंडीशन रहती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहती है। सुनो, आयतन पहले क्या होगा, घटेगा, पहले क्या होगा, घटेगा, फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन पर क्या होगा, बाद में बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। देखो चौथा क्वेश्चन, एक झील में तैरते पानी इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। एक झील में है, क्या हो रहा है, तैरने वाली इस्पात, तैरने वाली जो इस्पात है मतलब जो नाव है, तो उसके कितना, नाव के भार से कम, नाव के भार से ज्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर होता है जो उत्प्लावल बल बोलते हैं ना, नाव के उस भार के बराबर होता है जिसके जो झीलों के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, नाव के उस भाग के भार के बराबर हो जो झील के पानी की सतह। देखो ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ आ रहे हैं। अरे यार क्या हो जाता है इसमें, ठीक है। देखो सड़क पर, देखो किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम होता है, या जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्योंकि वहां घर्षण का बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो सब फालतू चीज है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, नहीं, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होता है, बर्फ में घर्षण बल कम होता है। तो घर्षण बल क्या होता है, जब हम किसी एक दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु के विपरीत दिशा में एक बल लगता है। मान लो मैंने यहाँ से धकेला तो इसके विपरीत एक फोर्स लगेगा। क्या होता है, जब कोई भारी वस्तु है तो हम यहाँ धक्का दे रहे हैं तो आसानी से तो धकेलते नहीं, क्योंकि उसके द्वारा भी एक फोर्स लगाया जाता है, तो वो ही है घर्षण बल। तो विपरीत दिशा में जो फोर्स लगाया था उससे बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। ठीक है, रोड युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ मुलायम स्पंजी होती है, रोड नहीं। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी तथा पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी तथा पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, देखो क्या होता है, उसे लुढ़काना इसलिए आसान होता है क्योंकि लुढ़कने में क्या रहता है, उसका फोर्स कम हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। तो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। समझ रहे हैं ना, जब किसी चीज को हम एकदम गोलाई वाली है तो उसका क्या होता है, फ्रिक्शन जो घर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। जब नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, नदी की तुलना में ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का जो जब भी डूबने वाली बात आ जाए तो घनत्व होता है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। लोहे का घनत्व क्या होता है, जब भी डूबती है तो कोई चीज, तो उस वस्तु को, जैसे मैंने बोला पानी में डाली मैंने लोहे की कील, ठीक है, ये पानी है वाटर, इसमें मैंने लोहे की कील डाली तो ये डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी, क्योंकि लोहे की कील का घनत्व ज्यादा है। लोहे की कील का घनत्व क्या है, ज्यादा है। लोहे की कील का घनत्व क्या है, ज्यादा है, इसलिए डूब गई। जिस चीज का घनत्व कम होगा वो तैरती रहेगी, जिस चीज से अगर ज्यादा होगा तो वो डूब जाएगी। जैसे मैंने लकड़ी को लिया, लकड़ी को पानी में डाल दिया तो वो क्या होगा, तैरती रहेगी। क्यों तैरती रहेगी, क्योंकि उसका घनत्व पानी की तुलना में कम है। ध्यान रखना, जो चीज डूब रही है उसका घनत्व ज्यादा है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसे भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, ह्रास होता है जितना वस्तु पानी को विस्थापित कर रही, विस्थापित पानी के भार के
बराबर, विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है, देखो देखो बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती, क्योंकि बर्फ का पानी में क्यों तैर रही, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में क्या है, कम है, जबकि बर्फ पानी से हल्की होती है, बर्फ एल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है, इसलिए डूब जाती है एल्कोहल में। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि स्टील की गोली क्या होती है, पारे में तैरती है, क्योंकि क्यों तैरती है, स्टील की गोली क्या होती है, पारे में तैरती है, स्टील की गोली पानी में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील की गोली क्या होती है, पारे में तैरती है, तो जो चीज तैर रही तो उसका घनत्व क्या होता है, पारे की तुलना में कम है, पारे का ज्यादा घनत्व है, इसलिए क्या है, ये तैर रही है। ठीक है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, पारे घनत्व क्या होता है, स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब ऊपर जो तैर रही है उसका घनत्व कम है, अगर ज्यादा होता तो डूब जाती। ठीक है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है, एक लोहे की, तो यह पारे की सतह पर तैरती है। ध्यान रखना, लोहे की जो गेंद होती है वो क्या होती है, पारे की सतह पर तैरेगी, जबकि पानी में डालोगे तो डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, पानी से ज्यादा हो गया, जबकि पारे से उसका घनत्व क्या हो गया, कम है। ठीक है, देखो किसी तापमान में जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रखना, ये वाला इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर तो घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, समुद्र पानी प्रदूषण कम होता है, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, तैराक को तैरने में नहीं, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। क्या होता है, समुद्र पानी, देखो यहाँ क्या होता है, सुनना, पानी में हम डूब जाते हैं तो पानी का घनत्व क्या है, पानी घनत्व क्या है, पानी घनत्व की तुलना में हमारा घनत्व ज्यादा, इसलिए हम डूब गए। ठीक है, और वही क्या होता है, जब हम समुद्र में जाते तो डूबते नहीं है, क्यों नहीं डूबते, क्योंकि हमारा घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से क्या है, कम है। ठीक है, समुद्र पानी घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ज्यादा होता है। ठीक है, देखो बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न दाब के कारण, निम्न से अंदर, निम्न घनत्व के कारण। ठीक है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/9वां भाग। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग, आइसबर्ग कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/9। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए देखिए बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। देखिए बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। जैसे गहराई बढ़ती जाएगी और दाब क्या होता है, दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना, प्रदर्शित करना, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ पर स्केटिंग करते हैं ना, कि दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहा है, तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ाओगे तो गलनांक क्या होता है, घट जाता है। गलनांक मतलब होता है वह एक ऐसा बिंदु जिस पर क्या रहता है, द्रव सीधा, नहीं सॉरी, ठोस जब द्रव में बदलता है तो उसमें गलनांक। ठीक है, देखो चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है, इसलिए वो क्या होती है, नाचती रहती है। देखो भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों, तो निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है, घट जाता है। निचले तल से ज्यादा पिघलता है, क्योंकि पिघलता, क्योंकि दाब बहुत ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा तो उसका गलनांक घट जाता है। गलनांक क्या होता है, घट जाता है। देखो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, मतलब दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम होगा, यदि क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, देखो प्राह तेज आंधी आने पर 86 प्राह तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, नहीं, छतें
कसकर बंधी होती है? नहीं। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है, छत के नीचे दाब समान रहता है। समझ गया ना? ठीक है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। फिस पट्टियों की सदा तरीके से लगाने के लिए पटरियां समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, रेल द्वारा जो दाब है वो कम हो जाए। जहां पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, दाब क्या होगा, घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब, सॉरी गलत कर दिया, वायुमंडलीय दाब की व्युत्पन्नपाती होता है ऊंचाई जैसे घटेगी तो दाब बढ़ेगा। ठीक है। देखो सुनो, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ध्यान रखना, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई जैसे बढ़ेगी वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। क्या होता है, ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है। यदि देखो पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होता है, 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, जब यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे या त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के द्रव्यमान तल पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, देखो ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, ऊंचाई की जगह पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे भी होता है तो भी क्या होता है, तब भी क्या होता है, वो पानी उबलने लगता है। तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक, इसलिए ठीक है। सावन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सावन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सावन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, घर्षण की कमी, क्यों फिसलते हैं दलदली सड़कों पर, क्यों फिसलते हैं, घर्षण की कमी के कारण। ठीक है, घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। देखो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है, तो जब बैरोमीटर अचानक गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना है। अचानक जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, बैरोमीटर का पारा जब अचानक, जब बैरोमीटर लगा रहता है ना जब बरसात के टाइम पे, बैरोमीटर का जो वो स्केल लगी रहती है, अगर वो अचानक गिर जाती है तो समझ जाओ क्या है, तूफान आने वाला है। देखो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, बढ़ने की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आसपास में क्या होती है, गुब्बारे के आसपास कमी आ जाती है, गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय नहीं, गुब्बारे के नहीं, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे के आमाप में, तो हटाओ ये वाला जहाँ सही नहीं लग रहा कुछ, पर फिर भी पढ़ लेना उसे। देखिए समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन क्यों होता है। देखो समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है, घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं क्या होता है, हमें वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है और हमें सांस की जरूरत पड़ती जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, तापमान न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, निम्न हो जाता है, वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, निम्न हो जाता है, कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए पहले क्या रहता है, वायु दाब बढ़ाया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ाया जाता है क्योंकि उसका वायुमंडलीय दाब बढ़ जाए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि उसका वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊपर जाने पर दाब घट जाता है, एक ही चीज चल रही बार बार। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। दाब ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, दाब एकदम पानी का ताप क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है सूर्य पर नाभ की संलयन की क्रिया, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, नाभ की संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभ की संलयन के द्वारा। देखो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभ की संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभ की संलयन द्वारा होती है। किसके द्वारा, नाभ की संलयन द्वारा होती है। डायनामो परिवर्तित करता है, डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को। देखो जब भी परिवर्तन वाला आएगा तो ये देखना आउटपुट में क्या निकलना। मान लो देखो मैंने ये बोला कि जी वाला डायनामो क्या कर रहा है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा, हमें क्या दे रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा, मतलब विद्युत दे रहा। तो इकाई में इकाई से चल रहा, मान लो किसी तो मैकेनिकल एनर्जी से चल रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के, ठीक है, थैंक यू। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है, इतना ही है, 103 तक पढ़ लिया मैंने। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, 103 हो गया, 104 से कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए क्विक रिवीजन है, जरूर देखिएगा आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चीजें क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, समझ आ रहा है ना चीजों को, ठीक है।